दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दिया गया है, सही उत्तर चुनिए। तांबा और तथा एल्युमिनियम चालक है। कॉपर एंड एल्युमिनियम इज अ कंडक्टर। कॉपर एंड एल्युमिनियम और कंडक्टर। सेकंड दिया गया है, लकड़ी है, कांच ग्लास, एबोनाइट, ये अचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर है। ठीक है, बैड कंडक्टर है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें से चारों सही है। ठीक है, अब देखिए, कॉपर और एल्युमिनियम जो होते हैं मेटल होते हैं, इन्हें धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है और ये चालक होते हैं। चालक का मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों का कंडक्शन, मतलब हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में इनका, मेटल जो होते हैं इनका कंडक्शन होता है, मतलब चालन होता है। चालन का मतलब हुआ कि, चालक का मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए, तो इसे कंडक्टर कहते हैं। और चालक उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर, या बहुत कम होती है। ओके। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर, अर्धचालक को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमी कंडक्टर, क्योंकि सेमी कंडक्टर में क्या होगा, इनमें ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और आपको पता होगा कि सेमी कंडक्टर जितने भी होते हैं, सेमी कंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, जितने भी, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, माइक्रो एसडी चिप हो गया, कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर में जो माइक्रो एसडी लगते हैं, ये सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। तो इनमें से उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको समझ में आएगा चालक क्या है और चालक क्या है। इसमें देखिए, लकड़ी और कांच एबोनाइट है। इसमें ये जल्दी गर्म नहीं होते, देखा होगा कुकर का हत्था बनाने में प्रयोग किया जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम होता है, बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर में प्रयुक्त नाइक्रोम किसका बना होता है। देखा होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम, ऐसे स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो होता है निकिल और क्रोमियम का बना होता है। ये देखिए, नाम से ही पता है। देखिए, नाई नी हो गया, निकल, और क्रोम से क्रोमियम हो गया। ओके, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, निकिल और क्रोमियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असत्य कथन चुनना है, निम्नलिखित में से कौन जो है गलत है। तो ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर आयरन ऑक्साइड की तह चढ़े हुए दो फिलामेंट लगे होते हैं। ठीक, ट्यूबलाइट देखा होगा आपने, तो दो फिलामेंट लगे होते हैं। तो ये तो सही बात है कि दो फिलामेंट होते हैं, एक इस साइड होगा और दूसरा जो है इस साइड होगा, दो तरफ फिलामेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो फिलामेंट होते हैं, ये इस पे जो आयरन ऑक्साइड की लेयर नहीं होती है दोनों किनारों पर, बल्कि बेरियम ऑक्साइड की लेयर होती है। बेरियम ऑक्साइड की लेयर होती है, इसको याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार जो होगा, प्रेस को आप खोलेंगे, कभी कभी अगर प्रेस काम करना बंद कर देता है, तो प्रेस को जब खोलते हैं तो देखेंगे ऐसे पतला सा, ऐसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेस में लगा होगा और नाइक्रोम होगा। ठीक है, और उस नाइक्रोम के ऊपर एक माइका, अभ्रक की कोटिंग होती है, माइका की कोटिंग होती है। ठीक है, माइका की कोटिंग इसलिए होती है ताकि माइका जो होता है यह हाई हाई वोल्टेज पे या हाई टेम्परेचर पे, यह इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है।
ठीक है। हाई टेम्परेचर पे या हाई हीट अगर दिया जाए, हाई टेम्परेचर पे भी यह क्या होता है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में बना होता है। देखा होगा प्रेस गर्म हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। ओके, इसीलिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसी वाला देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु होता है। बल्ब अब तो बहुत कम हो, जब से एलईडी आ गया है तो बल्ब ऐसे होता है। बल्ब में क्या होता है कि जो टंगस्टन मेटल का पतला कुंडली नुमा तंतु होता है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसीलिए जल्दी गलता नहीं, जल्दी टूटता नहीं है। वोल्टेज कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है वोल्टेज का, तब जाके टूटता है। टंगस्टन धातु का गलनांक सर्वाधिक, यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो उसका बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसमें से ए वाला सही हो जाएगा सत्य कथन में। यहाँ बेरियम ऑक्साइड होना चाहिए, बेरियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे। घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो यहाँ देखिए 50 हर्ट, 50 हर्ट जो होती है फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट फ्रिक्वेंसी होती है, 50 हर्ट। ओके, 50 हर्ट यानी कि 50 साइकिल पूरा करता है, 50 साइकिल ऐसे हुआ। ये देखिए एक साइकिल हो गया, एक साइकिल, फिर देखिए 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, ऐसे साइकिल होता है। एक बार अप होगा, दूसरी बार डाउन होगा, तो कितनी बार हो गया, 50 साइकिल, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट में। तो कितना होगा, 50 हर्ट जो होता है, यानी कि 50 बार यह जलेगा और 50 बार बुझेगा लाइट 1 सेकंड में। और इतना जैसे फास्ट होता है, तब उसके बाद भी इतना फास्ट होने की वजह से हमें पता नहीं चलता है, आभास नहीं होता है। घरों की विद्युत सप्लाई में प्रयुक्त होने वाले विद्युत फ्यूज तार की विशेषता, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर होते हैं, वैसे देखा होगा आप लोगों ने, जनरली क्या करते हैं कि कोई भी वायर घर में पड़ा हो, लोग फ्यूज लगा देते हैं, लेकिन फ्यूज का वायर अलग से आता है। फ्यूज का वायर अलग से आता है, जो एक मिश्र धातु होता है, कॉपर, लेड एंड एसएन, टिन, कॉपर, पीबी, लेड एंड एसएन, स्टेनम, टिन, ये तीनों से मिल करके बना होता है। जैसे फ्यूज वायर, इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि फ्यूज वायर इसका बना होता है। और फ्यूज वायर की खास बात क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है। देखा होगा बहुत पतला सा, आपने अपने गांव में ट्रांसफार्मर भी देखा होगा, एक पतला सा वायर फ्यूज लगा होता है। अब सोचिए उतना पतला वायर पूरे गांव को बिजली सप्लाई, मतलब उसकी वजह से पूरे गांव में। अब ऐसा अगर बहुत ज़्यादा मोटा इसलिए नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का फॉल्ट हो, अगर इलेक्ट्रिक वायर में अगर फॉल्ट हो, तो वो फ्यूज उड़ेगा ही नहीं। फ्यूज नहीं उड़ेगा तो जो डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, घरेलू उपकरण, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये जल जाएंगे आसानी से, इनका मोटर जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, लेकिन उसका गलनांक निम्न होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि हल्का सा भी अगर, थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ करंट में, तो वायर गल जाता है या टूट जाता है। ओके, तो याद कर लिए किसका बना होता है, कॉपर, लेड और टिन का बना होता है। उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता होती है, हाई रेजिस्टेंस और निम्न गलनांक, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। इसमें देखिए माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, तो माइक्रोफोन का क्या होगा, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर नहीं, रुकिए देखते हैं, अभी ऑप्शन देखते हैं क्या चारों ऑप्शन दिए गए। यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए। माइक्रोफोन दिया गया है, लाउड स्पीकर दिया है, लाउड स्पीकर, इंजन दिया है, डायनेमो दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए डायनेमो का क्या क्या होता है, डायनेमो जनरेटर में लगा होता है। तो पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को फिर जब वो चालू हो जाता है जनरेटर तब हमें बिजली मतलब कि प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो डायनेमो का चौथा से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन देखिए, इंजन को पहले हीट किया जाता है, उसके बाद इंजन काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन देखिए क्या होगा, माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा, पहले माइक्रोफोन को सप्लाई दी जाती है और फिर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं कहाँ है, ABCD। ये 2 1 3 4 है, यहाँ देखिए ये वाला जो है माइक्रोफोन, यहाँ देखिए माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में क्या है, ध्यान से ज़रा देखिए। लाउड स्पीकर जो है, ये लाउड स्पीकर में क्या होता है, पहले साउंड एनर्जी पहले लाउड स्पीकर को हम करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे यानी कि विद्युत ऊर्जा। उसके बाद क्या होता है, वह साउंड प्रोड्यूस करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोफोन या ईयरफोन, माइक्रोफोन में क्या होगा, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। पहले साउंड एनर्जी, पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं, माइक्रोफोन में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में क्या होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने लगता है। तो ऐसे हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन देखते हैं कौन है, 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सा समझना होता है, बहुत ही आसान सेक्शन होता है और अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे करके मैच कराने के लिए। यदि कथनों पर विचार करना और सही उत्तर को चुनना है, तो तारे की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो स्टार का एनर्जी होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION बताया था, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन मतलब होता है विखंडन, टूटना, फ्यूजन। तो पहला तो सही हो गया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये भी है, ढेर सारे हाइड्रोजन मिल करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तारे की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो A एंड B बोथ आर करेक्ट, A एंड B, यानी पहला दूसरा सही, तो A वाला इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया था। सोलर सेल में देखा होगा सोलर पैनल होता है, उसमें सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। या सोलर सेल में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक अभी बताया था, डिस्कस किया था। तो अर्धचालक हो जाएगा, या उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असत्य कथन चुनना है, कौन सा गलत है इसमें से। नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। एक यूरेनियम 237 भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है, 235 का ही प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में, यानी कि मॉडरेंट, ठीक, मॉडरेंट के रूप में ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है, इसको मैंने डिस्कस कराया है। तो हाइड्रोजन बम विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा। परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक। अब देखिए असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन सी वाला असत्य हो गया, इसमें से सी वाला असत्य हो गया, ओके। बाकी सारे सही हैं, ये भी सही है। ग्रेफाइट और भारी जल का जब मॉडरेंट यूज किया जाता है, और परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम विखंडन नहीं बल्कि संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 90, ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया, ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी जब हम ऊपर जाते हैं, यानी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलता है, ठीक है, तो वायुमंडल दाब अधिक होता है। वायुमंडल दाब तो अगर जहाँ पर अगर हम घर में अगर बना रहे हैं खाना तो वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो उस समय उबलने का टेबल तो गलत हो जाएगा। बी वाला देखिए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो जब से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल, जैसे पहाड़ों पर हम ले गए कुकर में, पहाड़ों पर हम दाल पका रहे हैं, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो जाएगा, अतः उबलने का बिंदु क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है, हाँ, सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, निम्नलिखित हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आइसोटॉप। आइसोटॉप, आइसोटॉप कहते हैं समस्थानिक, और आइसोबार जो होता है समभारी कहते हैं। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, जिसका परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो परमाणु भार परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समभारी कहते। समस्थानिक पूछा गया है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो उसे समस्थानिक कहते। अब पूछा गया है कि समस्थानिक, देखिए इसमें से प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम 1H1 जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, 1H3, इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। इसी को कहते हैं, H के जगह पे जब हम इसको D लिखते हैं तो वाटर, वाटर में H का प्रयोग D2, यही भारी जल हो जाता है, हैवी वाटर हो जाता है। ओके, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, या प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम या ट्राइटियम, इसको कहा जाता है। तो ये भी याद है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तो सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, 1H1, 1H2, 1H3, एटॉमिक नंबर इफ सेम। ओके, समझ में आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है तो परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज आइसोटोप, समस्थानिक कहते हैं, अभी बताया था। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं। परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न को समभारी कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो यहाँ देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं, देखा होगा मूर्ति वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जब किसी की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो डॉक्टर उसको प्लास्टर करने का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करते हैं। तो इसमें देखिए पीओपी कहते हैं, कहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट जी। ठीक, कैल्शियम सल्फेट और वाटर होता है। रबर को लचीला, रबर देखा होगा, रबर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा होती है। अगर रबर को एक खींच के छोड़ दिया तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो रबर को लचीला बनाने के लिए प्राकृतिक रबर, जो नेचुरल रबर होता है, वह बहुत ज़्यादा लचीला नहीं होता है। तो नेचुरल रबर में जो प्राकृतिक रबर बताया था, रबर किससे प्राप्त होता है, वृक्ष से, एक प्रकार का वृक्ष होता है, उससे रबर प्राप्त होता है। और जो प्राकृतिक रबर होता है वह इलास्टिक नहीं होता है, यानी कि लचीला नहीं होता है, तो उसमें सल्फर का प्रयोग करके उसको लचीला बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, प्राकृतिक रबर को लचीला बनाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, या किस पदार्थ का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो दिया गया सल्फर को मिलाकर के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो यह प्रोसेस पूछा जा रहा है। तो देखिए रबर की बात हो रही है, सल्फर की बात हो रही है, हाइड्रोजनेशन तो होगा नहीं। ओके, ये गलत हो जाएगा। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण तो बताया था कि बहुलकीकरण को पॉलीमर कैसे, पॉलीथीन, एथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर के पॉलीथीन बनाते हैं, तो उसे हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं, ये तो होगा नहीं। वल्कनाइजेशन कहते हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, दिस इज वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, वल्कनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, सुमेलित करना है। यह क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड गेहूं में, फार्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। ओके, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। ओके, तो ये सब इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 2 3 4 वाला कहाँ पे है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ओके, नेक्स्ट है भारी पानी वह, यानी कि हैवी वाटर की बात कर रहा है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। ठीक है, तो ये तो आंसर सही हो सकता है, अभी आगे देखते हैं। D2O यानी कि, ठीक। इसके बाद देखिए जिसका तापमान 4 डिग्री, नहीं ये वाला बी वाला तो गलत हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है और जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के साल्ट उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए दूसरा बी वाला, सी वाला दिया जिसमें ऑक्सीजन का स्थान, नहीं गलत हो जाएगा। कैल्शियम एवं पोटेशियम के साल्ट होते हैं, नहीं। हैवी वाटर का फार्मूला भी हमने बताया था, क्या होता है, D2O। ठीक, तो यहाँ देखिए जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से गैसों के मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया, देखा होगा गैस वेल्डिंग की बात की जा रही, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में देखा होगा आप लोगों ने, कभी जाइएगा दुकान पे तो उनके पास 2 सिलेंडर होता है, तो एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है, दूसरे सिलेंडर में एसिटिलीन होता है। ठीक, दूसरे सिलेंडर में क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ओके, C2H2 एसिटिलीन कहते हैं इसे। यह एक एल्काइन ग्रुप का सदस्य है एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रयोग एसिटिलीन के साथ किया जाता है और वह फ्लेम बन करके निकलने लगता है। ओके, कभी ध्यान से देखिए 2 सिलेंडर उनके पास, दोनों अलग अलग भरा होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठोर जल में घुले होते हैं, कठोर जल जो होता है हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं। ओके, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं, इसीलिए कठोर जल में कपड़े साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। खाना बनाने के लिए जो LPG होता है, LPG बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कब, 67th BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 67th BPSC में देख लीजिएगा, हमने सॉल्व कराया है 67 BPSC का, उसे पूछा गया है। तो जो घरेलू खाना बनाने वाली गैस में गैस का सिलेंडर आता है, उसमें क्या क्या होता है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन भी उसमें मिला होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दिया गया है। चौथा ऑप्शन बेंजीन दिया गया, नहीं, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा इसमें, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, लास्ट वन इज बहुलक यानी कि पॉलीमर, अभी बताया था पॉलीमर जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, दैट इज टेफ्लॉन। देखा होगा आप लोग के कढ़ाई आ रहे हैं आजकल, तवे आ रहे हैं, फिर आपका कुकर आ रहा है, टेफ्लॉन कोटेड होता है। टेफ्लॉन कोटेड में क्या होगा, वह आसानी से चिपकता नहीं है, सब्जी अगर हम बनाते हैं तो चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिकी होता है टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन।
तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बार बार आप रिवीजन कीजिए, 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 30 क्वेश्चन में से आपके 27-28 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे, जो कि बीपीएससी बिहार पीसीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, साइंस। ओके, नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चन के साथ हम फिर हाजिर होंगे।